शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले कारक तथा शिक्षा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग विस्तृत से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर इस अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उनको जो है वीडियो समय से मिल जाए। चलिए हम लोग आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज बात जब की जाएगी वो है शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले कारक। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। जैसे जब हम कोई कार्य करने चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम इस कार्य को इस तरीके से करेंगे और ये अगर ऐसा हुआ तो हम ये कार्य करेंगे, प्लान बी, ठीक है, जिसे हम लोग प्लान बी कहते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनको हमें क्या है ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना सफल हो पाएगा। जैसे यदि हमें विद्यालय जाना है तो हम एक चीज़ निर्धारित करेंगे, हमें विद्यालय जाना है तो हमें कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, किसके साथ जाना है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार करते हैं ना, फिर उसके बाद विद्यालय जाते हैं। तो वैसे ही शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय इन सारी चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन से ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने वाले दो कारक हैं। कौन कौन से, एक व्यक्तिगत कारक होता है या व्यक्ति कारक होता है और एक सामाजिक कारक होता है, ठीक है। तो इन दोनों कारकों को ध्यान में रखकर हमें जो है शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना होता है। व्यक्तिगत कारक में जैविकीय कारक, दार्शनिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक है। इन कारकों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना होता है, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पर जैविकीय रूप से क्या होना चाहिए, दार्शनिक रूप से क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर अभी हम लोग जो है विस्तृत से पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सामाजिक कारक में कौन कौन से हैं। तो सामाजिक कारक में समाजशास्त्रीय कारक, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक कारक, आर्थिक कारक एवं वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कारक। देखिए और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है जो मेन टॉपिक है जिनके बिना जो है उद्देश्य यदि निर्धारित किया जा रहा तो उस उद्देश्य का निर्धारण सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन सारी बिंदुओं को मैंने यहाँ पर लिया है। तो इसको हम लोग अब जो है एक एक करके क्रम से हम लोग विस्तृत से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से, व्यक्तिगत कारक। तो चलिए देखते हैं व्यक्तिगत कारक में सबसे पहले आता है जैविकीय कारक। देखिए जैविकीय कारक में मनुष्य आता है। जैविकीय कारक में मनुष्य की ही बात की जाती है। जब मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान होता है, ठीक है। लेकिन वह कब बुद्धिमान होता है, जब उसके पास सभ्यता होती है, उसके पास समाज होता है, उसके पास भाषा होती है, उसके पास संस्कृति होती है, शैली होती है, नैतिकता होती है, तभी तो श्रेष्ठ माना जाता है, तभी तो अन्य प्राणियों में बुद्धिमान है। लेकिन उसे इन सारी चीज़ों से वंचित कर दिया जाए, सपोज दैट यदि उसे उन सारी चीज़ों से वंचित कर दिया जाए तो फिर वो कैसा व्यवहार करेगा, एक पशु की तरह ही व्यवहार तो करेगा। जैसे आप लोग जो है बहुत सारे न्यूज़ों में आप लोग देखे होंगे मोगली देखे होंगे, बहुत सारी एक न्यूज़ में आया था किसी जो है राज्य में, वहाँ पर एक जो है बच्ची है जंगलों में जानवरों के साथ रहती थी, उसी के साथ बर्ताव करती थी, वैसा वो भोजन करना पसंद करती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, शिक्षा के अभाव के कारण ही हुआ ना। उसे शिक्षा या समाज से दूर रखा गया, वंचित किया गया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो है इन सारी सभ्यताओं, संस्कृति, रीति रिवाजों से क्या हो गए, वंचित हो गया। तो वहाँ पर जो वो मोगली है वो एक तरीके से पशु की तरह व्यवहार कर रहा है। जिस तरीके से पशु जो है कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, तो जिस तरीके से वो व्यवहार अपना करते हैं, कोई आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं पशु, तो व्यवहार कहने मतलब होता है कि पशुओं का जो व्यवहार होता है उस तरीके के व्यवहार हम करेंगे। लेकिन जब शिक्षा दी जाती है, जब मनुष्य व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो वह सुसंस्कृत हो जाता है, उसके अंदर सभ्यता आ जाती है, आदर भाव आ जाता है, नैतिकता आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों का विकास हो जाता है, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। तो
इससे एक जो है अच्छे नागरिक, एक सभ्य नागरिक, एक अच्छे व्यक्ति एवं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण होता है। तो ये कब संभव है? एक शिक्षा के द्वारा संभव है। तो इसलिए जब भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाएं तो जैविकीय कारक अर्थात उसका एक व्यक्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक अस्तित्व को उन्मुख करने वाला होना चाहिए, ना कि उसका पतन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, हमेशा उसको क्या करना चाहिए? अग्रसर, उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, इस तरीके के उद्देश्य का निर्धारण हमें करना चाहिए। इस तरीके के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है दार्शनिक कारक। तो चलिए देखते हैं दार्शनिक कारक क्या है। कि देखिए जब बात आती है दार्शनिक कारक में, तो दर्शन, अब यहाँ पर आप लोग समझना होगा, दर्शन से तात्पर्य है कि दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपकी सोचने की प्रवृत्ति क्या होती है, यही आपका दृष्टिकोण कहलाता है। आप किसी के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, आप किसी के प्रति किस तरीके की सोच रखते हैं, या कि कोई परिस्थिति आने पर आप किस तरीके का विचार व्यक्त करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। आप जिस तरीके का सोचेंगे आप उस तरीके का बर्ताव करेंगे। जाहिर सी बात है, एक जो है बुरा व्यक्ति हमेशा अच्छी चीज़ को तो कहेगा नहीं, बुरा ही कहेगा। जैसे एक व्यक्ति की जब उसकी प्रवृत्ति है, उसकी दृष्टिकोण ही बन चुका है गाली देकर काम करवाना, तो वो कभी आपको सभ्यता से बात करेगा नहीं पड़ेगा। जब तक उसे 4-5 लाख मुक्के नहीं मिल जाएंगे तब तक वो कंट्रोल में तो आएगा नहीं। आएगा कंट्रोल में? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप जिस तरीके का दृष्टिकोण रखेंगे आप उस तरीके को सोचेंगे। जैसे आप जो है अच्छे लेवल पर, ऊंचा लेवल सोचते हैं, आपको आईएएस बनना, आपको पीसीएस बनना, तो आप उसी तरीके का सोचेंगे, आपका दृष्टिकोण क्या होगा? उसी तरीके का ही होगा। तो इसलिए जब भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाए तो लोगों का दृष्टिकोण क्या है, लोग क्या सोचते हैं, इन सारे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य को क्या करना चाहिए? निर्धारित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निर्धारित करना चाहिए। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए मनोवैज्ञानिक कारक एक तरीके से क्या होता है? व्यक्ति की रुचियों, आवश्यकताओं, भावनाओं आदि को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो इस हिसाब से हम लोग किसी भी व्यक्ति के रुचि, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर जब हम किसी उद्देश्य का निर्धारण करते हैं तो वह हमेशा सफल होता है। तो इसलिए जब भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाए तो व्यक्ति की रुचियों, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उसी आवश्यकता के अनुसार वो कार्य करना पसंद करता है, वही उसको वो अपना वही चीज़ खोजता भी है। जैसे वो अच्छी शिक्षा खोजता है, अच्छे जो शिक्षा के वातावरण को खोजता है, तो हमें उसे अच्छी शिक्षा का वातावरण बनाना पड़ेगा, तभी वो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो जब अच्छे शिक्षा की बात की जाए तो हमें जो है व्यक्ति की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमें जो है उस शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए। तो ये रहे आपके 3 पॉइंट जो व्यक्तिगत के अंतर्गत आते हैं। इन सारे तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सामाजिक कारक। चलिए अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक कारक। देखिए सामाजिक कारक आप देखा जाए तो सामाजिक कारक बहुत सारे ऐसे सामाजिक कारक मिल जाएंगे जिसको हमें जो है ध्यान में रखकर क्या करना होता है? शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना होता है। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर? समाजशास्त्रीय कारक। क्या? समाजशास्त्रीय कारक। आप समझना होगा समाजशास्त्रीय कारक क्या होता है। देखिए हम लोग समाज में रहते हैं, समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। समाज के सिद्धांतों, आदर्शों, गुणों आदि को हम कहाँ से सीखते हैं? समाज से ही तो रहकर सीखते हैं। तो इन सारे गुणों को सीखने के लिए हमें समाज में रहना पड़ता है। तो जब भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाए तो वहाँ पर जो समाज में को ध्यान में रखकर, समाज को आधार बनाकर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जो है यहाँ से ज़्यादातर समय व्यक्ति कहाँ बिताता है? समय समाज में ही बिताता है। तो जब समाज को हम लोग ध्यान में रखकर शिक्षा का उद्देश्य का निर्धारण करेंगे तो तभी जो है शिक्षा का उद्देश्य सफल हो पाएगा। समाज की आवश्यकता क्या है, समाज की रुचि क्या है, समाज की सोच क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। फिर उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे
वर्तमान यदि समाज की बात की जाए तो ज़्यादातर व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दी जा रही है। तो जब भी हम लोग शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करें तो शिक्षा का उद्देश्य हमेशा आत्मनिर्भर प्रदान करने वाला होना चाहिए, व्यवसायिक कुशलता प्रदान करने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके के उद्देश्य हमें निर्धारित करने पड़ते हैं और ये सारे उद्देश्य कहाँ से पता चलेंगे? समाज से ही पता चलेंगे, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, सारे लोग समाज में रहते हैं। तो इसलिए समाज के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय हमें समाज की आवश्यकताओं, रुचियों, सिद्धांतों आदि को ध्यान में रखकर समाज को आधार बनाकर हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट क्या है? आर्थिक कारक। देखिए, कोई भी कारक हो, चाहे वो महत्व की बात की जाती है, चाहे उद्देश्य के निर्धारण की बात की जाती है, चाहे उद्देश्य की प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जाती है, आर्थिक कारक सबसे मेन पालू होता है। क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हुई हमेशा जो है शिक्षा को प्रभावित करती है। तो जिस देश की जैसी अर्थव्यवस्था रहेगी उस देश की वैसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी। सपोज दैट आप जो है अपने आसपास के पड़ोस में देख लीजिए किसने कहाँ पर बेहतर, जैसे जो विकासशील देश है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए और जहाँ विकसित देश है वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। दोनों में शिक्षा जो प्रदान की जा रही है वहाँ पर संसाधनों में काफ़ी कुछ अंतर है। हम लोग यहाँ पर क्या है कि एक क्लास में ठूंस के बैठा देते हैं 30-40 बच्चे, बैठने की जगह नहीं हो तो फिर भी बैठा देते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, रटा रहे होते हैं। लेकिन जहाँ विकसित देश है वहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है। संसाधन उपलब्ध कराकर एक क्लास में सीमित बच्चों को बैठाकर सीमित जो है अच्छी शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। वहीं जो विकासशील या कम विकासशील जो देश हैं या कम विकसित जो देश हैं वहाँ पर देखिए शिक्षा की व्यवस्था अलग ही है। बहुत सारे देशों में जो है शिक्षा की जो बहुत ही खराब व्यवस्था है। तो अब इस तरीके से क्या होगा, जब हम शिक्षा का जब भी उद्देश्य का निर्धारण करेंगे तो हम क्या करेंगे? आर्थिक कारक को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ही ना। जैसे इस समय क्या है कि कहा दिया गया कि सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए। क्या है? सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए। अब ये बताइए, जिसके पास जो संसाधन का अभाव है क्या उसकी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? क्या उसकी शिक्षा प्रभावित नहीं होगी? क्या उसकी जो रेगुलरिटी है, जो कहने मतलब जो क्लास में जो ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है, क्या वो ऑनलाइन से प्राप्त हो पाएगा? क्या उसे प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होगा? तो जब भी हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या ऑफलाइन वीडियो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हो नहीं पाती हैं। तो हमें जो है शिक्षा इस तरीके से प्रदान करना पड़ेगा कि हमें छात्र स्तर तक सोचना पड़ेगा कि छात्र क्या सोच रहा है, क्या उसकी शंकाएं हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर तभी हमें किसी चीज़ को पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा हूँ, मैं तो लाइव पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको हर संभव इस चीज़ से संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस चीज़ को आप लोग समझे, कोई जो है शंका, कोई भी जो है जिज्ञासा अधूरी आपकी ना रह जाए। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट के बेस पे सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, कोई जो है कमज़ोर है, कोई तेज है, तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उद्देश्य निर्धारित किया ना कि आप लोगों को कम संसाधन में अधिक से अधिक ज्ञान देना है। तो ये जब मैंने उद्देश्य का निर्धारण किया तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ा? ध्यान देना पड़ा। आर्थिक कार्य यही आप पर जो है आपकी एक तरीके से मजबूरी आ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह नहीं है, वो लोग कैसे पढ़ पाते हैं? किताब बहुत मुश्किल से किताब ही उपलब्ध हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। तो अब यहाँ पर जो आर्थिक यदि आपके पास जो आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आप विभिन्न प्रकार की जो है संसाधन, शिक्षा के जो भी संसाधन है आप मुहैया करा ले जाएंगे। आप जो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आप नई नई पुस्तकें पढ़ेंगे, आप जो है फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप अच्छे से जो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जिनके पास आर्थिक साधन, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो क्या करेंगे? उनके लिए तो समस्या आएगी ना। तो जब भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाए तो आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर किया जाए। हमें जो है शिक्षा का इतना फीस ना बढ़ा दिया जाए कि जो है गरीब बच्चे उस शिक्षा को प्राप्त ही ना कर पाएँ। तो इसलिए हमें जो है जब भी शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है तो आर्थिक कारक को जरूर ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे आर्थिक कारक किस तरीके से प्रभावित करता है। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कारक। देखिए आज का वर्तमान युग क्या है,
वैज्ञानिक का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है। तो जब भी हम लोग उद्देश्य का निर्धारित करें तो वहाँ पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कारकों का विशेष ध्यान में रखकर करना चाहिए। हमें जो है शिक्षा में, अपनी शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान, तकनीक आदि को क्या करना पड़ेगा, सम्मिलित करना पड़ेगा। उसको सम्मिलित करते हुए हमें जो है शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में युग जो है, देखिए आप, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सारी चीज़ों का जो चेंजेज हुए हैं वो किसकी बदौलत हुई हैं, वैज्ञानिक कारक के, वैज्ञानिक सोच, प्रौद्योगिकी, इन सारी चीज़ों के कारण हुई हैं। तो इन सारे बदलावों का वजह विज्ञान है। तो इसलिए जब भी हमें शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना होगा तो हमें इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। तभी जो है आपके शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना सफल हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।